झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र 9 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। इसके लिए प्रशासन से लेकर राजनीतिक स्तर पर तमाम तैयारियां की जा रही है। पक्ष विपक्ष की ओर से भी इसे लेकर रणनीति बनाई जा रही है। क्या होने वाला है इस सत्र में खास, देखिए इस खास रिपोर्ट में। लेकिन ये अभी शपथ ग्रहण समारोह का 3 दिनों का कार्यक्रम है। मुझे लगता है कि ये कोई इस सत्र का कोई वैधानिक बहुत ज्यादा संवैधानिक महत्व है, परंतु व्यवहारिक कोई काम अभी नहीं होने वाला है, इसलिए इस विषय पर कुछ कहना उचित नहीं है। झारखंड विधानसभा का ये विशेष सत्र शांति से बीतता दिख रहा है। सरकार का अनुपूरक बजट की ओर से जिसे योजनाओं का सहारा मिलेगा, बीजेपी की ओर से पहले भी सरकार के कामकाज का आकलन करने के लिए 6 महीने दिए जाने की बात कही है। लिहाजा इस सत्र को सिर्फ औपचारिक सत्र का नाम दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 45। तो झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र 9 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। इसको लेकर के तैयारियां जो है की जा रही है। वहीं अगर हम बात करें 8 दिसंबर की, तो 8 दिसंबर में सीएम आवास में सत्ता पक्ष के विधायकों की एक बैठक बुलाई गई है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी अपने जो विधायक है उनको लेकर के एक बैठक बुलाई है। तो विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले विधायकों के बैठकों का दौर जो है वो चल रहा है। हालांकि पहले 3 दिन जो है विधायक वो शपथ लेंगे, साथ ही साथ अंतिम दिन जो है अनुपूरक बजट को लेकर की चर्चा की जाएगी। ऐसे में खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ रांची से हमारे एडिटर इन चीफ राकेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी, जिस तरीके से विधानसभा का विशेष सत्र 9 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है, इसको लेकर के जो है प्रशासनिक से लेकर के राजनीतिक स्तर पर जो है तैयारियां की जा रही है। बैठकों का दौर शुरू होने वाला है। कल एक तरफ जहां सत्ता पक्ष के विधायक बैठक करेंगे, वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बीजेपी के विधायक भी जो है बैठक करने वाले हैं। लेकिन बीजेपी इस बार कुछ फिलहाल ये जो विधानसभा सत्र है इसको लेकर कोई एक्शन मूड में नजर नहीं आ रही है। साफ तौर पर कहना है कि ये बस फॉर्मेलिटी है, जिस तरीके से विधायक जो है अपना शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं इस बार। देखिए अनिकेत, साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जिस तरीके से नया मंत्रिमंडल होगा और कहीं न कहीं विधानसभा के सत्र की शुरुआत होगी 9 तारीख को, तो ऐसे मौके पे सबसे पहले तो शपथ ग्रहण समारोह होगा कि खास करके कैसे सदन के अंदर सारे विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। और इसके बाद से कहा जा सकता है कि थोड़ा बातचीत भी होगी, थोड़ी मुद्दों पे भी बातचीत होगी और अनुपूरक बजट सरकार की तरफ से पेश किए जाएंगे और उससे पारित कराया जाएगा। लगभग 4 महीने का समय बचा हुआ है। इस वित्तीय वर्ष की बातचीत की जाए तो सबसे बड़ी चुनौती सरकार के लिए ये होगी कि आखिर इस साल की जो काम होंगे, विभागों के जो आवंटन है राशि, उसको किस तरीके से खर्च किए जाएंगे, जो कि अभी तक जानकारी मिल पाई है कि 45% ही राशि लगभग खर्च की गई है अभी तक की जो सूचना है हमारे पास। बाकी के 55% की राशि इन 4 महीनों में खर्च की जाने है योजनाओं को लेकर के और बाकी मध्य में किए जा सकते हैं। और सबसे अहम बात कही जा सकती है, कुछ नई चीजें जो सामने आई थी, नई योजनाओं की चर्चा हो रही थी, मैया योजना की चर्चा हो रही थी, युवाओं को लेकर भागीदारी और बाकी सारी चीजों को लेकर बातचीत चल रही थी। तो उसके लिए हो सकता है कि एक अनुपूरक बजट के माध्यम से जो बाकी की राशि होगी उसको आवंटित कराने की कोशिश की जाएगी सदन के अंदर। लेकिन फिलहाल की बातचीत की जाए तो पहली बैठक होगी खास करके कल की, जो जेएमएम की तरफ से बुलाई गई है। गठबंधन दल के तमाम लोग होंगे और साथ साथ देर शाम को बीजेपी की भी बैठक होनी है। तमाम विधायक उसमें शामिल होंगे। एक रणनीति की बात की जाएगी कि विधानसभा के सत्र के दौरान आखिर किस तरीके से वहां पे पेश आना है, किस तरीके से मुद्दों को लेकर बातचीत की जा सकती है, क्योंकि नई सरकार है, गठबंधन की सरकार है और ऐसे मौके पर साफ तौर पर दिखाई पड़ेगा कि किस तरीके से वहां की रणनीति बनाई जा सकती है। तो कल विधायक दल की बैठक होनी है। सभी पार्टी, चाहे सत्ता पक्ष चाहे विपक्ष हो, दोनों दल के विधायक जमा होंगे और एक स्ट्रेटेजी तैयार की जाएगी कि अब विधानसभा के माध्यम से किस तरीके से राज्य में विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाया जा सकता है। साथ साथ ये भी माना जाता है कि विधानसभा में जब चर्चा होती है तो कई गंभीर मुद्दों पर भी चर्चा होगी। पॉलिसी किस तरीके से बनाए जाएंगे, कौन कौन से मुद्दे होंगे जिस पर सरकार को काम करना है, विपक्ष किस तरीके से काम करना चाहता है और विपक्ष की तरफ से क्या कुछ सवाल खड़े किए जाते हैं। ये सारी चीजें कल के बाद देखने को मिलेंगी और इसी की तैयारी को लेकर बैठकों का दौर शुरू होगा। जी बिल्कुल, साफ तौर पर जिस तरीके से कल सीएम आवास में जो बैठक होनी है इसको लेकर के अगर हम कांग्रेस के अध्यक्ष कहे केशव महतो कमलेश, उन्होंने भी तमाम जो विधायक है उन्हें निर्देश दिया है कि आप इस बैठक में जरूर शामिल हो, क्योंकि यहां पर जो है दिशा निर्देश दिए जाएंगे, इन बातों पर चर्चा की जाएगी और जिस तरीके से जो विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है इसमें सभी जो है शपथ ग्रहण करेंगे। वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें तो कांग्रेस के जो कार्यकारी माफ कीजिएगा बीजेपी के जो कार्यकारी अध्यक्ष है यहाँ पर, उनका रविंद्र राय का साफ तौर पर कहना है कि इस बार फिलहाल अभी जो ये सत्र है इसमें कुछ देखना
करना नहीं है और 6 महीने का सरकार का कार्यकाल देखना है, उसके बाद हम रूपरेखा तैयार करेंगे किस तरीके से हम अटैक करने वाले हैं। तो पहले जो 6 महीने हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि वो देखेंगे कि ये सरकार कैसे काम कर रही है। देखिए अनिकेत, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से चुनाव के वक्त या इसके ठीक पहले विपक्षी पार्टी होने के नाते बीजेपी और उसकी सहयोगी दलों की तरफ से बातचीत हो रही थी और मुद्दों को लेकर कहीं न कहीं आवाज उठाने की कोशिश की गई थी। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जो अभी भी बचे हुए हैं जिसको लेकर सदन में चर्चा की जानी है। लेकिन नई सरकार है, नया मंत्रिमंडल बन रहा है, खास करके विधायक भी पहुंचेंगे और सरकार के पास भी कार्य योजना की तैयारी होगी। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बीजेपी की तरफ से 6 महीने का आकलन किया जाएगा कि इस बार की सरकार जो बनी है वो किस तरीके से आगे किस रणनीति के तहत काम कर पाती है। विकास की बात आएगी या फिर पॉलिसी की बात आएगी, इन सारे मुद्दों पर उनका रुख क्या होगा और किस तरीके से वे एक दूसरे के साथ तालमेल करने की स्थिति में नजर आ पाएंगे, ये सारी चीजें देखने को मिल सकती है। लेकिन सदन जब चलती है तो खास करके सदन में मुद्दे जरूर आते हैं और मुझे लगता है कि अभी पिछले कार्यकाल की बातचीत की जाए सरकार की तो करीब करीब गठबंधन की सरकार थी यहाँ पे, तो कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर जरूर बीजेपी अपनी स्ट्रेटेजी एक नई रणनीति के तहत बातचीत करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बातचीत पहले ही हुई थी और आज भी वो मुद्दे जीवित बताए जाते हैं, उस पर अभी भी काम करना बाकी है। तो उन मुद्दों को लेकर जरूर सवाल किया जाएगा और मुझे लगता है कि कल की बैठक में कुछ फैसले लिए जाएंगे कि आखिर इन सवालों को लेकर कैसे वहां पे पेश आना है, क्योंकि अमूमन सदन में कहा जाता है कि हंगामेदार सदन की बात कही जाती है। लेकिन चूंकि विधानसभा का सत्र होगा और ये सत्र की बातचीत की जाए तो ये नई सरकार के लिए पहला सत्र होगा, तो ऐसे मौके पर साफ तौर पर लगता है कि कहीं न कहीं मुद्दे तो सामने रखे जाएंगे ही, लेकिन सबसे बड़ी बात कही जाएगी कि सरकार का रुख समझने की कोशिश की जाएगी और कुछ सवाल ऐसे होंगे जो पॉलिसी मैटर के होंगे उस पर जरूर बीजेपी अपना सवाल करेगी कि आखिर इस मुद्दे पे क्या होगा। और उसके साथ साथ जो विधायक होंगे उनके भी कई सवाल आएंगे, तो खास करके शपथ के साथ साथ ये भी देखा जाएगा कि कुछ अपने इलाके के बातों को किस तरीके से रखा जाता है और साथ साथ उसके निदान के लिए सरकार की तरफ से क्या कुछ काम किए जा सकते हैं और सदन में क्या कुछ नई पॉलिसी की चर्चा की जा सकती है। कुछ नई पॉलिसी अगर बनाने की बात आती है तो अगले अभी खास करके बजट सत्र आना है, उसमें भी चर्चा कराई जाएगी। लेकिन चूंकि ये शपथ के लिए सत्र बुलाया गया है तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि शपथ के साथ साथ उन मुद्दों को बारीकी से समझने की कोशिश की जाएगी जिसको लेकर राज्य में अमूमन बीजेपी चर्चा करती रहती है। उनके साथ जो मुद्दे हैं, चुनाव में भी वही मुद्दे थे और आज भी मुझे लगता है उन सारे मुद्दों पे अपना जवाब जरूर जानने की कोशिश करेगी। जी बिल्कुल साफ तौर पर। लेकिन वही अगर हम बीजेपी की तरफ से देखें तो जो कार्यकारी अध्यक्ष है रविंद्र राय ने, उन्होंने साफ तौर पर एक बयान दिया, उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार में समन्वय देखने को नहीं मिला। जिस तरीके से उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार में अगर हम संथाल क्षेत्र की बात करें तो वहां से 18 सीटें हैं, लेकिन वहां से एक भी मंत्री जो है नहीं दिया गया। तो उन्होंने इसको लेकर के भी सवाल उठाए हैं कि मंत्रिमंडल के विस्तार में जो है समन्वय नहीं देखने को मिला है। देखिए, शायद ये राजनीतिक आरोप है। जहां तक संथाल की बात है तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि कई मंत्री बने हैं वहां पे और ऐसी बात नहीं है जिसको लेकर चर्चा की जा सकेगी। लेकिन फिलहाल की बातचीत है संथाल से खास करके इरफान अंसारी आते हैं, हफीजुल आते हैं, इसके साथ साथ दीपिका पांडे आती हैं और साथ साथ ये भी माना जा सकता है कि बाकी लोग भी कई ऐसे हैं जिनको अभी प्रमुख भूमिका दी जा सकेगी। लेकिन ऐसी बात अब शायद राजनीतिक दृष्टिकोण से जरूर की जा रही है, लेकिन मुझे लगता है कि फिलहाल ये सब राजनीतिक बयान के रूप में देखा जाएगा और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि आने वाले समय में और भी बेहतर ढंग से सरकार कैसे काम कर पाएगी, बचे हुए जो विधायक हैं उनको कहां कहां जिम्मेदारी दी जा सकती है, इस पर भी सवाल खड़े किए जा सकते हैं। और साथ साथ बोर्ड, निगम, बाकी चीजें जिस तरीके से यहाँ चलती हैं वहां पे भी किसे समाहित किया जा सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि एक कद्दावर नेता बीजेपी की लुईस मरांडी जो संथाल से आती हैं उनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है, तो उनको भी कहीं न कहीं आने वाले समय में हो सकता है कि एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। तो ये सारी चीजें जरूर दिखाई पड़ेंगी और मुझे लगता है कि अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए, हम लोगों को भी इंतजार करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि सरकार जब मजबूती के साथ खड़ा होने की स्थिति में आई है तब उनका रुख क्या होता है। क्योंकि पहले दौर की बातचीत की जाए तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहले अधिकारियों के साथ बैठक की है, मंत्रिमंडल का विस्तार किया है और साथ ही साथ विभागों का बंटवारा किया है। अब जब पहली बार सदन बुलाई गई है इस सरकार में, तो कहीं न कहीं जब विधायक दल की बैठक होगी उसमें बड़े ही संयमित ढंग से बातचीत करने की कोशिश की जाएगी कि किस तरीके से सदन के अंदर पेश आना है। जहां तक एक दूसरे के साथ तालमेल की बात की जाए गठबंधन में, तो अभी मुझे लगता है कि इस पे चर्चा करना उचित नहीं होगा, क्योंकि बड़ी ही बारीकी से केंद्र में जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, आरजेडी के जो पटना में बैठे बड़े नेता हैं, उनकी सहभागिता, उनकी
स्वीकार करने के बाद ही सारी चीजें तय की गई हैं। और कुछ आपने देखा भी होगा कि जब बातचीत हो रही थी तो दिल्ली में भी तमाम नेताओं से हेमंत सोरेन ने जाकर मुलाकात की थी और उस दौरान तमाम चीजों पर बातचीत करने के बाद ही अंतिम मुहर लगाई गई है। और पार्टी के जो अहम नेता थे, खास करके कांग्रेस की बात की जाए और या फिर आरजेडी की बातचीत की जाए, तो उनके साथ भी बराबर समन्वय स्थापित करने की कोशिश की गई, तभी जाकर मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। तो फिलहाल इस तरह की जो बातें आएंगी वो राजनीतिक दृष्टिकोण से जरूर सामने आ सकती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा इंतजार करना चाहिए। नई सरकार है, नई सरकार के सामने बड़ी चुनौतियां हैं, मजबूत सरकार होने के नाते जनता की उम्मीदें काफी बढ़ी हुई हैं। तो ऐसे मौके पर जो मुद्दों की बात आएगी, जब समस्याओं को निपटाने की बात आएगी, योजनाओं को लेकर काम करने की बात आएगी या फिर पॉलिसी मेकिंग की जब बात आएगी, उस समय जरूर हम लोग भी सवाल करेंगे और जरूर प्रश्न चिन्ह उठाएंगे कि आखिर सरकार की तरफ से इस पॉलिसी या फिर इस विकास की योजना या फिर बाकी जो समस्याएं हैं उसको लेकर उनका रुख क्या होता है, और जरूर जानने की कोशिश करेंगे। और जरूरत पड़ेगी तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के माध्यम से जनता तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि आखिर तमाम मुद्दे जिस तरीके से राज्य के हैं उस पर उनका रुख क्या होता है राजनीतिक दृष्टिकोण से, और सरकार जो चला रही है उनकी पार्टी की तरफ से कि आखिर सरकार किस तरीके से काम करेगी। मुझे लगता है कि थोड़ा इंतजार करने के साथ साथ तमाम चीजों को बारीकी से समझने की भी जरूरत है कि आखिर झारखंड जैसे राज्य में जिस तरीके से कहा जा सकता है कि बड़ी ही विडंबना रही है कि 24 साल में अभी कई चीजें अछूती रह गई हैं, उनको कैसे आगे लाया जा सकता है, तमाम उन चीजों को कैसे चर्चा के दौरान लाई जा सकती है। तो सदन एक माध्यम होता है जहां सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों को बैठने की व्यवस्था होती है, वहां पे बहस करने की व्यवस्था होती है और एक ही मंच पे दोनों आ सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि सदन के अंदर सबसे पहले आनी चाहिए मुद्दे, और मुद्दे जब आ जाएंगे उसके बाद से हो सकता है कि अलग से प्रतिक्रियाएं आएंगी, बातचीत होगी, कुछ पॉलिसी के अंदर की चीजें समझ में आएंगी, कुछ कानूनी अड़चने समझ में आएंगी, कुछ हो सकता है कि बारीकी चीजें जिसको हम लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं उस पर भी हम लोग गौर करने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल कहीं न कहीं अभी फिलहाल सरकार को आगे बढ़ने देने की जरूरत महसूस की जा रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर अगर सदन में बेहतर ढंग से चलते हैं तो शायद राज्य का फायदा होगा, और हम लोग भी जहां पे देखेंगे कि दोनों ही फेल होते नजर आ रहे हैं या फिर सत्ताधारी दल के लोग या सरकार काम करने की स्थिति में नजर नहीं आ रही है, तो हम उनको जरूर याद दिलाने की कोशिश करेंगे कि ये सारे काम छूटते नजर आ रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय होगी, किस तरीके से आगे सरकार सोच रही है, और विपक्ष तो कहीं ना कहीं बारीकी से नजर रखने की कोशिश करेगी ही करेगी। जी बिल्कुल, हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाते हैं मीडिया साफ तौर पर, लेकिन जिस तरीके से अगर हम बात करें कल जिस तरीके से बैठक बुलाई गई है, इस बैठक में अगर हम बात करें कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी के जो है विधायक शामिल होने वाले हैं। साफ तौर पर केशव महतो, कमलेश ने भी अपने विधायकों को निर्देश दिया है कि आप सभी जो है इस बैठक में शामिल हो। लेकिन क्या यहां पर अगर हम माले की अगर बात करें 2 सीटें उन्हें मिली है, क्या उनके विधायक भी इस बैठक में शामिल होंगे या फिर इससे वो दूर रहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पे सरकार का समर्थन तो उन्होंने दे ही दिया है, सत्ता में शामिल जरूर नहीं है रहे, मंत्रिमंडल में शामिल होने की बात उन्होंने नहीं कही थी, पहले ही तय कर लिया था कि सरकार का समर्थन देंगे। और आज की बातचीत की जाए तो निश्चित तौर पे वे भी हो सकता है कि बैठक में जरूर समय, ऐसा मुझे नहीं लगता है कि सरकार जिस तरीके से बातचीत कर रही है और सरकार को समर्थन मिलने के बाद से पार्टी के जो विधायक हैं वे जरूर बैठक में शामिल होंगे, और जब रणनीति बनाने की बात आएगी तो उनसे भी कहीं न कहीं सलाह ली जाएगी कि आखिर उन मुद्दों को लेकर जब बातचीत होगी तो सरकार किस तरीके से आगे बढ़े, उनकी राय भी ली जाएगी, उनके पार्टी के बड़े नेताओं की भी राय ली जाएगी। क्योंकि लेफ्ट पार्टी की अगर बातचीत की जाए तो राष्ट्रीय स्तर के कई मुद्दे हैं जिस पर भी उनकी चर्चा होती है, और स्थानीय स्तर पर जो बातचीत होती है उस पर भी चर्चा होती है। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर कहीं न कहीं लेफ्ट की पार्टियां अमूमन आवाज उठाती रहती हैं, और खास करके उन तबकों की आवाज उठाती हैं जिसको लेकर कहा जाता है कि अंतिम व्यक्ति तक विकास की योजनाएं कैसे पहुंचेंगी। कुछ जो सुविधाएं हैं, कुछ विकास की काम किए जाने की बात कही जाती है, सेवाओं की बात आती है, इन सारी चीजों पर भी लगातार सवाल खड़े करते हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ बुनियादी सुविधाओं की भी चर्चा की जाती है, जैसे कि बिजली, पानी, सड़क और बाकी चिकित्सा व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, ये सारी चीजों पर उनका सवाल ज्यादा होता है। मजदूरों के हक की लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो ये सारे मुद्दे झारखंड के लिए अहम माने जाते हैं। कई ऐसे माइंस के इलाके हैं, औद्योगिक इलाके हैं जहां मजदूरों पर ही कहीं न कहीं पूरा शहर टिका होता है, पूरा इलाका टिका होता है। तो ऐसे मौकों पर मजदूरों के हित के लिए जब बात आएगी तो निश्चित तौर पर लेफ्ट की पार्टियां वहां पर आवाज उठाएंगी। और मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन इन तमाम बारीकियों को पहले से ही समझते आए हैं। आज की बात की जाए तो गुरु जी के कहीं न कहीं
किए गए कार्यों के साथ साथ उनके द्वारा किए गए वादों को पर भी गौर करने की जरूरत आएगी। तो कहीं न कहीं इस सरकार में उन सारे बिंदुओं पर चर्चा होगी, और जब गुरु जी की चर्चा होती है तो लेफ्ट की पार्टियों के दिशा निर्देश और उनके राय पे ही कहीं न कहीं गुरु जी कई जगहों पे आगे बढ़ते नजर आए थे। इसके पहले की बातचीत की जाए, शुरुआती दौर की जब एकीकृत बिहार हुआ करता था, तो वैसे मौके पे इन सारे मुद्दे अभी जीवित हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर चर्चा होनी बाकी है, और मुझे लगता है कि लेफ्ट की पार्टियों की भूमिका सरकार में सीधे तौर पे तो नहीं दिखाई पड़ेगी, लेकिन निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि उनकी भूमिका काफी अहम होगी, क्योंकि जमीनी स्तर के जो मुद्दे हैं उस पर जरूर वे सवाल खड़ा करेंगे और अपनी ही सरकार से इन सारी चीजों पर सवाल खड़ा करके सदन में जवाब भी चाहेंगे, क्योंकि उनको भी जनता के बीच जाकर ही जवाब देना पड़ेगा। जी राकेश जी, बिल्कुल ये तो बात हो गई सत्ता पक्ष की, जिस तरीके से बैठक होगी वहां पर चर्चा की जाएगी, लेकिन वहीं दूसरी ओर कल बीजेपी की भी बैठक बुलाई गई है और कहा जाता है कि विपक्ष जो है मजबूती से अपनी जो है जिम्मेदारी वो निभाता है, लेकिन इस बार विपक्ष जो है काफी कमजोर नजर आ रहा है। क्या लगता है कल के बैठक में क्या कुछ चर्चा हो सकती है, क्या कुछ रणनीतियां बनाई जा सकती है बीजेपी की तरफ से, क्योंकि इस बार जो विपक्ष में वो बैठी हुई है इस बार वो कमजोर नजर आ रही है काफी। देखिए निकेत, विपक्ष कभी भी कमजोर नहीं होता है। विपक्ष का मतलब ही होता है साफ तौर पे कि जो कमियां दिखाई पड़ेंगी उस पर सीधे सीधे सवाल सदन के अंदर, सड़क पे या फिर कहीं पे करनी होगी तो जरूर किया जाएगा। जहां तक विपक्षी दलों की बातचीत की जाए तो आपने देखा हो कि राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी जरूर इन सारी चीजों पर गौर कर रही है कि आखिर कौन कौन से मुद्दे होंगे, उस पर वो बातचीत करेगी। लेकिन आपने एक बात का गौर और किया होगा कि आजसू जो कल ही एक बैठक बुलाई है, आजसू की भी एक अहम बैठक है जिसमें अपनी पार्टी की बैठक करके चुनावी परिस्थितियों पर चर्चा करेंगे, और जिस तरीके से उनके पास मात्र एक सीट जीतकर आई है पार्टी, ऐसे मौके पे कहां पे कमी रह गई, किस तरीके से आगे राजनीति की जा सकती है। लेकिन आजसू की बात की जाए तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि स्थानीय जो मुद्दे हैं, जो योजनाएं हैं और साथ साथ जो कहा जा सकता है कि प्लानिंग है, उसको लेकर वे सवाल खड़ा करते आए हैं और खुद भी कहीं न कहीं बार बार इस बात की चर्चा करते हैं कि राज्य में महिलाओं की, युवाओं की और आदिवासियों की, बाकी जो पेशा कानून, 5वीं अनुसूची, इन सारी चीजों को लेकिन राकेश जी इस बार आजसू को तो बड़ा झटका लगा। जिस तरीके से पिछले बार अगर चुनाव की बात करें तो उन्होंने अकेले चुनाव लड़ा था, इस बार वो बीजेपी के साथ आए थे और काफी उम्मीदें थी कि 10 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। ऐसा लग रहा था कि 4 से 5 सीटें वो निकाल सकते हैं, लेकिन 10 में से महज 1 सीट उन्हें मिला और उनके सुप्रीमो सुदेश महतो को भी अपनी सीटें जो है गंवानी पड़ी। अब क्या लगता है क्या रणनीति बनाएगी आजसू अब? देखिए, राजनीति है, राजनीति में निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि चुनाव एक माध्यम होता है जनता के बीच जाकर काम करने का, सरकार में आने का और बाकी चीजों को रहने का। लेकिन जब राजनीतिक दल के लोग काम करते हैं तो मुद्दों पे बातचीत करते हैं, अपने इलाके के लोगों के बीच जाते हैं, और ये माना जाता है अमूमन जब इस तरह की परिस्थितियां नजर आती हैं, जब विधानसभा की सीटें नहीं जीत पाती है या फिर कम सीटें उनके पास आती हैं, इसका मतलब सीधे सीधे ये नहीं होता है कि वो पार्टी सीधे सीधे खत्म होती नजर आएगी या फिर उनके पास जनाधार नहीं है, क्योंकि वो जो वोट उनको मिले हैं, उनकी पार्टी को मिले हैं, उनके प्रत्याशी को मिले हैं, तो उतने लोगों का प्रतिनिधित्व वे करेंगे। यानी कि उनके सवालों का जवाब सदन के अंदर, सड़क पे या फिर बाकी जगहों पे सरकार से जरूर करेंगे कि आखिर इन सारे मसलों पे क्या कुछ होगा। झारखंड की परिकल्पना करते हैं तो आजसू एक अभी भी कहा जा सकता है कि राज्य की पार्टी है और क्षेत्रीय पार्टी होने के नाते क्षेत्रीय मुद्दों पर राजनीति करती आई है। अलग राज्य के आंदोलन की चर्चा की जाए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और आजसू लगभग करीब करीब होकर लड़ाई लड़ती थी, और मुझे जहां तक याद है कि उस दौरान दोनों का वर्चस्व चलता था, दोनों ही आंदोलन के बड़े रूप में लेकर जाती थी, जिसके कारण आज राज्य का गठन किया गया। तो मुझे लगता है कि अभी कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आजसू अभी पीछे हटना नहीं चाहेगी, और हो सकता है कि सदन के अंदर तो उनके एक विधायक हैं जो सवाल करेंगे ही करेंगे, लेकिन सड़क पे और बाकी जगहों पे तो जरूर सवाल किए जाएंगे कि राज्य सरकार किस तरीके से काम कर रही है। उन मुद्दों को लेकर लड़ाई जब लड़ी जा रही थी राज्य अलग के लिए, उन मुद्दों का क्या होगा। और अभी भी मुझे लगता है कि संगठन और सरकार के बीच की बातचीत जब आएगी तो सभी अपनी अपनी पार्टियों के हित में बातचीत करेंगे, लोगों के बीच जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। सरकार अमूमन 5 साल के लिए होती है, उसके बाद से फिर एक बार मौका लगता है। तो राजनीतिक दल के लोग इस बात को जानते हैं, स्वीकारते हैं और समीक्षा करते हैं कि आखिर किस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है। तो फिलहाल की बातचीत की जाए तो कल समीक्षा बैठक होगी और उसके बाद से सदन के अंदर जी राकेश जी, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहे। जिस तरीके से कांग्रेस के जो अध्यक्ष है उनका केशव महतो कमलेश का एक बयान भी सामने आया, उन्होंने तमाम जो यहां पर उनके विधायक हैं उन्हें निर्देश दिए हैं कि वो बैठक में शामिल। उन्होंने क्या कुछ कहा पहले वो सुनाते हैं अपने दर्शकों को। निर्धारित की गई है माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, चूंकि गठबंधन दल के नेता हैं, माननीय विधायक
कि तो उन्होंने बैठक बुलाई है। हम लोगों ने कांग्रेस के तमाम विधायकों को, मंत्रियों को इसकी सूचना दे दी है। कल 3 बजे वे लोग उपस्थित होंगे और वो जो आभार समागम कार्यक्रम होगा उसमें हमारे प्रदेश के महासचिव, झारखंड प्रभारी माननीय श्री गुलाम अहमद मीर साहब, सप्तगिरी उल्का साहब, हमारे श्रीवेला साहब, ये लोग तो मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे ही। हमारे जो पर्यवेक्षक आए थे, हमारे जो कोऑर्डिनेटर आए थे इस चुनाव में, जिन लोगों का मार्गदर्शन पूरा चुनाव में रहा और वो लोग विभिन्न विधानसभा क्षेत्र में घूमे भी, वैसे माननीय तारिक साहब हों, बीके हरिप्रसाद साहब हों, मार्कम साहब हों, हमारे जितने भी लोग आए थे सब लोगों को भी हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं। तो राकेश जी, साफ तौर पर केशव महतो कमलेश ने सभी विधायकों को निर्देश दिए कि कल दोपहर 3 बजे जो सीएम आवास में बैठक होने वाली है उसमें सभी शिरकत करें और क्या कुछ रणनीति बनाई जा रही है विधानसभा सत्र को लेकर के और कैसे आगे कार्य किया जाए उसको लेकर के भी हमने साफ तौर पर देखा था। जैसे ही मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, जैसे ही विभागों का बंटवारा हुआ, सीएम ने सभी जो यहाँ पर मंत्री है उन्हें निर्देश दिए हैं समीक्षा करने के लिए अपने विभागों को लेकर के। और जिस तरीके से यह बैठक बुलाई गई है, कहीं ना कहीं काफी एक्शन में जो है सीएम हेमंत सोरेन नजर आ रहे हैं अब इस बार। देखिए, पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि उनकी एक अहम भूमिका मानी जाएगी इस बार भी कहीं न कहीं। और सबसे अहम बात देखने को मिल सकती है कि 16 विधायक जब जीत कर आए हैं तो निश्चित तौर पर प्रदेश के अध्यक्ष होने के नाते उनका भी दायित्व बना है और उनकी जिम्मेदारी जो थी उस पर वे खरे उतरते नजर आते हैं। ऐसे मौके पे जब राज्य में सरकार गठन हुआ है, उनके भी विधायक मंत्री बने हैं और जिस तरीके से पार्टी की भूमिका और भागीदारी दिखाई पड़ रही है उसमें उनकी तरफ से हमेशा दिशा निर्देश जारी किए जाते रहेंगे। और मुझे जो जानकारी मिल पाई है कि इस बार की बातचीत की जाए तो कांग्रेस पार्टी बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आएगी और साथ साथ ये भी देखा जाएगा कि आने वाले समय में सरकार के साथ साथ संगठन को कैसे और बेहतर किया जा सकता है, इस पर पार्टी के अध्यक्ष की नजर होगी। और मुझे जो लगता है कि जो अभी जो पार्टी की बैठक होगी विधायकों की, उसमें उन सारे मुद्दों पे बातचीत की जाएगी कि सदन के अंदर किस तरीके से विधायकों को पेश आना है, किस तरीके से जवाब देने हैं, जवाब के लिए किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना है, किस तरीके से मर्यादित ढंग से तमाम चीजों को रखा जा सकता है। क्योंकि इस बार की सरकार की बातचीत की जाए तो साफ तौर पे देखा जा सकता है कि जनता की निगाहें ज्यादा दिखाई पड़ेंगी। विपक्षी दल तो हमेशा अपनी निगाहें रखती है सरकार पे, सरकार की पॉलिसियों पे, लेकिन जनता चूंकि मैंडेट दी है, बड़ा मैंडेट मिला है, बड़ी जीत हासिल हुई है गठबंधन को, तो ऐसे मौके पे पार्टी की भी कहीं न कहीं चाहत होगी कि राकेश जी, आपने सही बात कहा। जिस तरीके से हम कांग्रेस की बात कर रहे थे, जनता की निगाहें कांग्रेस पर होगी। जैसे ही चुनाव का जब ऐलान हुआ था उस समय ये सवाल उठ रहे थे, क्या कांग्रेस इस बार मजबूती के साथ आएगी, क्या जेएमएम को फायदा होगा कांग्रेस के साथ जाने में। लेकिन जब परिणाम सामने आया तो साफ तौर पर यहां दिखा कि जेएमएम ने अपनी जो है पैठ बनाकर रखी हुई है और काफी बेहतर प्रदर्शन जो है इस बार देखने को मिला। और जनता को कहीं ना कहीं अब उम्मीदें भी है, उनके कोटे के जो 4 मंत्री है उनसे उम्मीदें हैं, जो विधायक है उनसे उम्मीदें हैं। तो यहां कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने यह दिखाया कि वो काफी बेहतर प्रदर्शन इस बार उन्होंने किया है। देखिए, जब एकजुटता होती है, खास करके मुद्दों को लेकर जब राज्य में बातचीत होती है तो कई ऐसे मुद्दे होते हैं जिस पर बार बार कहा जाता है कि आखिर जनता क्या चाहती है। मुझे लगता है कि जनता की बातों को समझने में कहीं न कहीं गठबंधन दल के लोग ज्यादा कारगर साबित हुए। बीजेपी या फिर उनके जो सहयोगी दल आजसू है, उनके जो नेता थे, उनके जो लोग थे, खास करके उन मुद्दों को बारीकी से शायद नहीं समझ पाए जिसको लेकर जनता अपनी राय रख सकती थी या जनता की अपनी मांगों को सामने रखकर चल सकती थी। कई ऐसे फैक्टर्स हैं, खास करके आप 5 सालों का आकलन जब करेंगे बारीकी से तो कई चीजें सामने आएंगी जिसमें कहीं न कहीं सारी चीजें चल रही थी। लेकिन खास करके सबसे अहम बात जो सामने इस बार की आई है उसमें महिलाओं को लेकर जिस तरीके से एक रणनीति बनाकर हेमंत सोरेन ने काम किया और मैया सम्मान योजना को लेकर सामने चुनाव की लड़ाई लड़ी, वैसे मौके पे कारगर ढंग से उसे लाया गया और कांग्रेस ने उसका भरपूर साथ दिया। कहीं पे विरोध नजर नहीं आया कि इतनी बड़ी राशि जब जाएगी महिलाओं के बीच तो उसका खर्च कैसे होगा, कहां से राशि आएगी, इसकी भरपाई कहां से
से की जाएगी, ये सारे सवाल पार्टी के किसी नेता या किसी विधायक या किसी की तरफ से नहीं किए गए। तो कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि एक दोनों के बीच भरोसा रहा और उसी भरोसे के तहत कांग्रेस ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में अगले 5 साल की जब हम चर्चा करेंगे तो निश्चित तौर पे जो सत्ताधारी दल हैं वे इन सारे मुद्दों को और कैसे बढ़ा पाएंगे, इस पर जनता की नजर होगी। और आने वाले समय में पार्टी के साथ साथ सरकार में शामिल सभी दल इस बात की जरूर कोशिश करेंगे कि और लंबी लकीर खींची जाए, जिससे अगले 5 साल के बाद से आने वाले समय में जब चुनाव होंगे तब किस तरीके की रणनीति बनेगी। और मुझे लगता है कि इस पर अभी से ही काम करना शुरू कर दिया होगा हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी ने। कांग्रेस भी इसमें पीछे नहीं हटने की कोशिश करेगी, क्योंकि 30 सीटें उनके पास थी जहां पे चुनाव लड़ी गई थी और ऐसे मौके पे 16 सीटों पर जीत हासिल हुई है। इसी तरह की बातचीत की जाए, 6 में से 4 सीटें आरजेडी ने जीते हैं, तो कहीं न कहीं कहा जा सकता है इससे बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। सभी पार्टियां चाहती हैं कि अपनी लकीर को लंबी करें, तो अगले किस तरीके से सत्र में चलेगा, इस बार के सत्र के बाद से आगे की रणनीति जब विधानसभा में बजट सेशन आएगा तब किया जाएगा। और उसके बाद से नए सिरे से जब नए वित्तीय वर्ष की बात आएगी तब महत्वपूर्ण भूमिका में बातचीत की जाएगी। और इसी के कारण आपने जैसा कि जिक्र किया कि बीजेपी की कई नेताओं का कहना है कि 6 महीने के बाद से आकलन किया जाएगा। तो अभी तो ये क्लोजिंग ये मंथ कहा जा सकता है, पिछले 2-3 महीने में ये सत्र क्लोज होगा, ये फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा और उसके बाद से नई रणनीति दिखाई पड़ेगी और नई योजनाओं के साथ, नई काम के साथ, नई पॉलिसी के साथ किस तरीके से सरकार काम करेगी, इस पर चर्चा होगी। सदन के अंदर भी, सदन के बाहर भी, सड़क पर भी लोग बातचीत करेंगे और खास करके जनता जो बारीकी से तमाम चीजों को समझती जानती है वे भी अपने मुद्दों को लेकर जरूर आंदोलन करने की ओर रुख करेंगे। अगर सरकार की तरफ से किसी तरह का सकारात्मक रुख नहीं दिखाई पड़ा, वैसे समय में विपक्षी पार्टी भी आवाज उठाएगी, तब जाकर पता चल पाएगा कि सरकार किस तरीके से काम कर रही है, विपक्षी पार्टी इसे किस रूप में ले रहे हैं और जनता इसे किस स्वरूप में लेकर काम करने के लिए आगे प्रोत्साहित करेगी। जी बिल्कुल, जनता जरूर देखिए, क्योंकि जनता ने जो है प्रचंड जीत दिलाई है। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें, झारखंड विधानसभा विशेष सत्र 9 दिसंबर से शुरू होने वाला, इससे पहले जो है बैठकें होने वाली है। 8 दिसंबर की अगर हम बात करें तो सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठक होने वाली है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के भी विधायकों की बैठक होने वाली, जिसमें रणनीति तैयार की जाएगी, चर्चा की जाएगी कि जिस तरीके से विधानसभा का सत्र जो है ना, इसमें क्या कुछ होने वाला, इसको लेकर के रणनीतियां बनाई जाएगी।